तो वेलकम बैक टू माय अर्जुन सीरीज़ और यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी जो अर्जुन सीरीज चल रही है उसका एपिसोड नंबर 7 और 8 का हम आज रिवीजन करने वाले हैं। इसके हैंड रिटन नोट आप सभी को पता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो जा करके एक बार जुड़ जाइए। हाँ, और PDF जो है वो आपको शाम को या फिर नाइट में मिला करेगी। तो PDF के लिए कमेंट प्लीज़ मत किया करो, ठीक है। चलिए करते अपने वीडियो की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा साम्राज्य जो कि भारत में निम्नलिखित में कौन है जो पांड्य साम्राज्य में भारत आया था। तो पांड्य साम्राज्य में आने वाला पर्सन कौन था? तो कौन था? मार्को पोलो जो है। कौन? मार्को पोलो जो है वो भारत में जब पांड्य साम्राज्य चल रहा था तो तब आया था। अन्य पर्सन जो है उनकी बात कर लेते हैं कि वो कब आए, कहाँ से आए, किसके साम्राज्य में आए और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। तो सबसे पहले बात करते हैं इब्न बतूता की। किसकी? इब्न बतूता की। ये 1313 में आया, 1333 में ये भारत आता है। और किसके कार्यकाल में आता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ये आता है। और कहाँ से आता है? तो ये मोरक्को देश से आता है। कहाँ से? मोरक्को देश से आता है। और उसने एक यात्रा वृत्तांत लिखी थी। जैसे अपनी कथा होती है, कहानी होती है, नाटककार होते हैं, है ना, उपन्यास वगैरह होते हैं, इसी तरह होता है कि यात्रा वृत्तांत। क्या होता है? यात्रा वृत्तांत। उसका नाम क्या था? तो रेहला था। क्या? इब्न बतूता की पुस्तक तो सभी को पता है कि रेहला है, लेकिन रेहला है क्या? एक यात्रा वृत्तांत है। मार्को पोलो कहाँ से आता है? तो जो मार्को पोलो है वो इटली के वेनिस शहर से आता है। कहाँ से? इटली के वेनिस शहर से ये आता है। और ये किसके साम्राज्य में आया था? तो पांड्य साम्राज्य में आया था, जैसे कि पहला क्वेश्चन था, ठीक है। वैनसांग की बात कर लेते हैं। तो वैनसांग जो है ये कहाँ से आता है? ये चीन से आता है। कहाँ से? चीन से आता है। और किसके शासनकाल में आता है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है, जिसकी एक पुस्तक है CU की। देखो CU की एक चाइनीज नाम वैसे ही समझ में आ रहा है, ठीक है। और वैन यानी हाथ से ये भी नाम शुरू है और ये हर्षवर्धन के ही कार्यकाल में आया था, ठीक है। किसके? वैन और हर्षवर्धन दोनों के नाम में शुरुआत एक से ही है। निकोलो कोटी की बात कर लेते हैं। तो निकोलो कोटी ये इटली से आता है। कहाँ से? इटली से आता है। और विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना हरियर एंड बुक्का ने की थी। किसने? हरियर एंड बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य के शासक जो थे कौन? देवराय फर्स्ट के शासनकाल में ही आया था। कौन आया था? निकोलो कोटी जो है वो आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले जो पर्सन है उनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। और उस टाइम यही राष्ट्रपति के पद पर थे जब राजीव गांधी ने शपथ ली थी, ठीक है। तो कौन? ज्ञानी जैल सिंह है जो राष्ट्रपति के पद पर थे जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। और ये कैसे हैं? पॉकेट वीटो का यूज़ करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति है वो कौन? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और इन्होंने किसको हराया है? तो यशवंत सिन्हा को इन्होंने हराया है। एकमात्र निर्विरोध चुनने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है। कौन? नीलम संजीव रेड्डी जो है वो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। 3 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? यानी कि उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो ये कौन है? ये है BV गिरी। राष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी कि तीनों के पद पर रहने वाले जो पर्सन है वो है VV गिरी। आपातकाल की घोषणा करने वाले फर्स्ट राष्ट्रपति कौन है? तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो आपातकाल जो है वो घोषणा करने वाले राष्ट्रपति बन जाते हैं। आपातकाल कितने तरीके की होती है? तो 3 तरीके की होती है, ठीक है। 352, 356, 360। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, कौन से? मुख्य न्यायाधीश यानी कि CGI, वो कौन है? तो M हिदायतुल्ला। इन्होंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट के, शायद ये मुख्य न्यायाधीश किसके थे? शायद सुप्रीम कोर्ट के थे, शायद तभी बने थे राष्ट्रपति, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। राष्ट्रपति से इन्होंने कुछ कहा, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने उनकी बात नहीं मानी। इन्होंने हिदायत दी कि अगर तुमने ऐसा काम नहीं किया तो राष्ट्रपति हम बन जाएंगे। तो वो उन्होंने नहीं मानी और ये बन गए क्या? हिदायत दी, तब भी राष्ट्रपति सामने वाला नहीं माना और इन्होंने शपथ जो है वो ग्रहण कर ली। तो मुख्य न्यायाधीश ऐसे
जो राष्ट्रपति पद पर रहे तो वो कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे छोटा था? तो कौन थे? जाकिर हुसैन। कहते हैं ना सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो उन्होंने कि जाओ, तुम्हें जाना है तो जाओ, ठीक है। तो जाकिर हुसैन, यानी कि सबसे कम जो कार्यकाल है वो इनका ही था। कौन सा अनुच्छेद सरकारी सहमतियों के संदर्भ से संबंधित है? तो आर्टिकल जो 19C है, आर्टिकल 43B है और भाग 9B, ये सभी किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों से ये अनुच्छेद जो है वो संबंधित है। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा इन सभी को जोड़ा गया। कौन सा? 97वां संविधान संशोधन 2011 में जो हुआ था, इसके अकॉर्डिंग 19 का A का C पार्ट और आर्टिकल 43 का B और भाग 9 का B, जिसमें क्या जोड़ा गया? सॉरी, ये सहकारी समितियों से है, लेकिन 97 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या जोड़े गए? देखो, एक तो पर्यावरण सुरक्षा जो कि 48 के ए में है। क्या 48 के ए में है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पर्यावरण की सुरक्षा रखनी चाहिए, ठीक है। ये किस आर्टिकल में है? तो 48A में है। इसके बाद में 39A है, जो कि फर्स्ट टाइम जब पैट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि 39A किससे संबंधित है? तो निःशुल्क कानूनी सहायता। यदि ये होता क्या है, जैसे किसी को नहीं पता तो हम बता दें। जैसे मान लो कोई गरीब पर्सन है, ठीक है, और वो वकील नहीं कर पा रहा है, तो सरकार उसे अपनी तरफ से एक वकील करके देगी निःशुल्क, ठीक है। तो ये वही है कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। 33(8) क्या है? यानी कि 338A क्या है? ये अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। किससे? अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? तो फुटबॉल में जब चेतावनी दी जाती है तो येलो कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। किस कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है? येलो कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई की बात कर लेते तो पहले आता है बैडमिंटन। बैडमिंटन की या तो हम 44 फीट बाई 17 कह दें, 44 बाई 17 फिट कह दें, ठीक है, नहीं तो 13.4 बाई 5.18, 13.4 बाई 5.18। वैसे इसको याद रख लो तो ज़्यादा सही है, 44 फीट बाई 17 फीट, 44 बाई 17 बैडमिंटन में, ठीक है। तुम्हारे घर का बेड कितना बना हुआ है? तो 44 बाई 17, यानी कि 44 लंबा लंबा और 7 के साथ चौड़ा चौड़ा। क्यों? क्योंकि 7 लेटना है, सॉरी 17, 44 बाई 17, ठीक है। हॉकी की बात कर लेते हैं। तो हॉकी की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो है 91.40 मीटर बाई 55 मीटर, ठीक है। किसकी? हॉकी की लंबाई और चौड़ाई। फुटबॉल की बात कर लेते हैं। तो देखो, फुटबॉल में चौड़ाई जो है वो 64 से 75 रख सकते हैं हम। 64 से 75 के बीच में हम इसकी जो चौड़ाई है फुटबॉल की वो हम रख सकते हैं, लेकिन लंबाई हम 100 से 110 रख सकते हैं। कब? कितनी? 100 से 110 रख सकते हैं। फुटबॉल से संबंधित कप की बात कर लेते हैं। पहले भी हम ये बता चुके हैं, संतोष रखना है तभी फुटबॉल खेलना, ठीक है। रोब मत झाड़ना तभी फुटबॉल खेलना। सुब्रत कप, ठीक है। और यूरो, फुटबॉल कैसे हम खरीद सकते हैं? यूरो से ही फुटबॉल हम खरीद सकते हैं। और डूरंड कप, डूरंड कप सभी को पता है कि फुटबॉल से कम संबंधित है, ठीक है। देखो, डू और फू दोनों जो है वो एक ही थोड़े थोड़े से नाम मैच होते दिखा रहे, लेकिन सबसे पुराना कप जो है वो कौन सा है? तो वो फुटबॉल का ही कप है। सभी खेलों में सबसे पुराना जो कप है वो किसका है? फुटबॉल का है। और वो कौन सा है? तो डूरंड कप है। कौन सा है? डूरंड कप है। फीफा की बात कर लेते हैं। फीफा का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पर? ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी स्थापना 1904 में होती है। कहाँ पर? 1904 में इसकी स्थापना होती है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इन्फेंटिना जो है वो वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं, ठीक है। 1904 में फीफा की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर। और वर्तमान में अध्यक्ष इसकी कौन सी है? इन्फेंटिना है फीफा की, ठीक है। हाल ही में भारत रत्न 2024 किस क्रांति के जनक को दिया गया है? तो 2024 का जो भारत रत्न है वो हरित क्रांति को दिया गया है। किसको? हरित क्रांति को दिया गया है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो
नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो उनको कहा जाता है। और भारत की बात कर लेते हैं तो भारत में आप बताएंगे कि हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, जिनकी अभी कुछ टाइम पहले मृत्यु हो चुकी है। कौन है वो? एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन जो है, इन्हें भारत की हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। भारत रत्न और किस किस को मिला है? देखो, एक तो कर्पूरी ठाकुर है जो कि बिहार की पूर्व सीएम रह चुकी है। कौन? कर्पूरी ठाकुर। ठीक है। चौधरी चरण सिंह जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है। पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, पहले नहीं है। ठीक है। पूर्व प्राइम मिनिस्टर है चौधरी चरण सिंह। नरसिम्हा राव को दिया गया है भारत रत्न 2024। लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। किसको? लाल कृष्ण आडवाणी को। एम.एस. स्वामीनाथन कौन है? जिन्हें भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, जिनकी मृत्यु अभी कुछ टाइम पहले हुई है। ठीक है। इन्हें भी दिया गया है। तो हरित क्रांति के जनक इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है। हरित क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं तो विश्व में हरित क्रांति के जनक देखो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। शब्द देने वाले कौन थे हरित क्रांति के? तो विलियम गॉड थे। कौन थे? विलियम गॉड जो है वो हरित क्रांति को शब्द देने वाले व्यक्ति थे। और पहले भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है, जिन्हें अभी क्या मिला है? 2024 में भारत रत्न दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। ठीक है। श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन जो फ्लड है वो श्वेत क्रांति यानी दूध से संबंधित है। किससे? दूध से ये संबंधित है। और श्वेत क्रांति के जनक किसको कहते हैं? तो वर्गीज कुरियन को कहते हैं। किसको? वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक कहते हैं। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है वो तिलहन से संबंधित है। किससे? तिलहन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादक से संबंधित है। किससे? मछली उत्पादक से संबंधित है। मछली के उत्पादन को हम वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? तो पिसीकल्चर कहते हैं। और रेशम के उत्पादक को हम क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। और अंगूर के उत्पादक को क्या कहते हैं? तो विटीकल्चर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। गुलामी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा मछली से ये संबंधित है। किससे? झींगा मछली से। ठीक है। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात-ए-नसीरी रचना किसकी है? तो तबकात-ए-नसीरी जो है वो मिन्हाज उस सिराज की है। किसकी है? मिन्हाज उस सिराज की है। आगे देख लेते हैं कि कौन सी पुस्तक किसकी है और किसके शासनकाल में लिखी गई थी। देखो, पहली है अब्दुल हमीद लाहौरी जो है, इनके द्वारा एक लिखी गई थी पादशाहनामा। कौन सी? पादशाहनामा। इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। किसके शासनकाल में? तो शाहजहां के शासनकाल में ये लिखी गई थी। अल-बरूनी की बात कर लेते हैं तो अल-बरूनी ने तहकीक-ए-हिंद और किताब-उल-हिंद, कौन सी? किताब-उल-हिंद और तहकीक-ए-हिंद, दो पुस्तकें लिखी थी। और अल-बरूनी किसके साथ भारत आता है? तो महमूद गजनवी के साथ में ये भारत आता है। अमीर खुसरो की बात कर लेते हैं तो इसकी 3 पुस्तकें जो है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। पहला तो है देखो नूर सिपिहर। कौन सी? नूर सिपिहर आशिका ख्वाजा-उल-फतूही। कौन सी? ख्वाजा-उल-फतूह। ठीक है। अमीर खुसरो जो है वो नूर सिपिहर आशिका ख्वाजा-उल-फतूह। ठीक है। तोताए हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। और ये किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा रहा है? तो खिलजी वंश के शासनकाल में ये सबसे ज़्यादा रहा है। और अमीर खुसरो ने ही क्या किया है? तो 7 शासकों का शासन देखा है। कितने? 7 शासकों का शासन अमीर खुसरो के ने ही देखा है, जिसको तोता हिंद के नाम से जानते हैं। ठीक है। पुस्तक इसकी याद रखेंगे कि नूर सिपह आशिका और ख्वाजा-उल-फतूह। ठीक है। पुरुष के लिए कबड्डी के मैदान की बीमाएं क्या होती हैं? तो कबड्डी 13 और 10, कितनी? 13 मीटर और 10 मीटर। तो कबड्डी के लिए कितनी होती है? 13 मीटर और 10 मीटर लंबाई और चौड़ाई होती है। महिलाओं के लिए कितनी होती है? तो महिलाओं के लिए पहले 1 कम कर दो, 12 कर दो, और वहाँ 2 कम कर दो, यानी कि 8 कर दो। तो 12 और 8 जो है वो महिला कबड्डी के लिए लंबाई और चौड़ाई जो है वो माने जाते हैं। भारतीय लघु उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय लघु उद्योग की जो स्थापना है उसके बारे में
चर्चा करते हैं, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आरबीआई की जो स्थापना है वो 1934 के एक्ट के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 1935 में की गई। और किस आयोग के द्वारा की गई? तो यंग हिल्टन आयोग, जिसको शाही आयोग के नाम से जानते हैं, आरबीआई की स्थापना होती है। किसके? 1934 का एक्ट था, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। यंग हिल्टन आयोग के द्वारा आरबीआई की स्थापना की जाती है, जिसको शाही आयोग भी कहते हैं। इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? देखो, स्थापना तो 1935 में हो गई आरबीआई की, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। किसका? आरबीआई का। इंपीरियल बैंक की बात कर लेते हैं। तो इंपीरियल बैंक को सबसे पहले जानते हैं इंपीरियल बैंक बनी कैसे। देखो, एक बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, इन तीनों को मिलाकर 1901 में इंपीरियल बैंक की स्थापना कर दी जाती है। किसको? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। 1921 में इन तीनों को मिलाकर एक बैंक बना दी जाती है, जिसका नाम रख दिया जाता है क्या? इंपीरियल बैंक। देखो, जब ये मिलाई कब जाती है? जब कोई बैंक है किसी को ज़्यादा लोन दे देती है और वो घाटे में चली जाती है, तो इन तीनों को कवर करने के लिए कोई बैंक है जो वो घाटे में न जाए, उन तीनों को मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, फिर इसका नाम जो है इंपीरियल बैंक को ही आज हम किस नाम से जानते हैं? तो एसबीआई के नाम से जानते हैं। किससे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। और कब हो गया? तो 1955 में हो गया। कब? 1 जनवरी 1955 को इसका इंपीरियल बैंक का जो नाम है वो एसबीआई रख दिया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। ठीक है, अब आ जाती है किसकी बारी? जो हमने शुरुआत में क्वेश्चन देखा था, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये भी किसका पार्ट है? एक आरआरबी का ही पार्ट है, जिसको हम रीजनल रूरल बैंक कहते हैं। किसको? आरआरबी, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना कब होती है? तो 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है, इसकी 2 अक्टूबर 1975 को स्थापना होती है। सिडबी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, इसको हम भारतीय लघु बैंक के नाम से जानते हैं। किससे? भारतीय लघु उद्योग बैंक के नाम से हम सिडबी को जानते हैं, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना होती है। कब? 2 अप्रैल 1990 में सिडबी की स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? लखनऊ में सिडबी का हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं कि मामले में यह सामने आया कि राज्य व्यवस्था की लोकतांत्रिक प्रकृति आधारभूत संरचना का अनिवार्य घटक है। तो देखो, कुछ केस वगैरह हैं, उनके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये यूपी पुलिस में भी आने की इसकी संभावना रहती है। तो देखो, एक पुट्टा स्वामी केस है। कौन सा? पुट्टा स्वामी केस, जिसमें क्या बोला गया है कि निजता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। क्या है? निजता का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। किसमें? आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। अगला केस है कि मिनरवाल मिल्स केस जो है, इसमें ये बोला गया कि अपने जो मौलिक अधिकार हैं जो कि अमेरिका से लिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्य जो है वो जो कि रसिया से लिए गए हैं, दोनों में कोई भी बड़ा या फिर छोटा नहीं है। मिनरवाल केस में यही बोला गया है। नवतेज सिंह जोहर केस में क्या बोला गया है कि समलैंगिकता कोई अपराध नहीं है। कौन सा? समलैंगिकता कोई अपराध नहीं है नवतेज सिंह जोहर केस में। केशवानंद भारती केस के बारे में जान लेते हैं। इसमें बहुत सारी, ये बहुत फेमस है, इसको ध्यान से देखना है। देखो, पहले तो इसमें क्या बोला गया? केशवानंद यानी कि केरल राज्य से संबंधित है। केरल केस, केरल। ठीक है, कब खिलाफ आया ये? तो 24 अप्रैल 1973 को ये केस आता है कि केशवानंद भारती केस, ये सबसे बड़ी बेंच थी। कौन सी? ये केशवानंद भारती केस जो है ये सबसे बड़ी बेंच थी। इसमें क्या बोला गया? इसमें ये बोला कि संविधान के मूल ढांचे को चेंज नहीं हो सकता। क्या बोला गया इसमें? कि संविधान का जो मूल ढांचा है इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, और वास्तविकता में अभी तक कुछ भी चेंज नहीं किया गया। उसमें चीज़ें जोड़ी गई हैं, लेकिन कभी कोई चीज़ जो है मूल ढांचे में चेंज नहीं किया गया। प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें ये बोला गया। तो केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। और इसमें क्या जोड़ा जाता है कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, कि संसद जो है वो संविधान संशोधन जो है वो कर सकती है। ठीक है, इन ये केशवानंद भारती केस जो है ये बड़ा फेमस है, तो इसको बहुत याद ध्यान से
याद रखेंगे। बेरुवारी केस जो है इसमें क्या बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। ठीक है, और बेरुवारी में तो प्रस्तावना को संविधान का भाग ही नहीं माना गया। गोवा की राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर था नीनो डी कुन्हा। कौन है? नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर था गोवा को राजधानी बनाने वाला। सबसे पहले आने वाले व जाने वाले पुर्तगाली थे। अपने भारत में सबसे पहले जो आए वो भी पुर्तगाली थे और सबसे पहले जो चले गए वो भी पुर्तगाली थे। पहला पुर्तगाली कब आता है? तो पहला पुर्तगाली जो है वो वास्को डिगामा जो है वो 1498 में कालीकट बंदरगाह पर आता है। कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह पर, केरल में ये आता है। कौन? वास्को डिगामा जो है ये पहला पुर्तगाली था। पुर्तगाली को बाहर निकाला भारत से, तो भारत से पुर्तगालियों को कब निकाला गया? तो 1961 में। कब? 1961 में एक ऑपरेशन चलाया गया। कौन सा चलाया गया? एक विजय ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। और कब चलाया गया? तो 1961 में चलाया गया कि पुर्तगालियों को जो है वो बाहर निकाला जाना चाहिए। ठीक है, तो पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। और कब चलाया गया? तो 1961 में चलाया गया। पुर्तगाली पहला गवर्नर कौन था पुर्तगालियों में? तो पहला जो गवर्नर, देखो गवर्नर बात अलग है और भारत आने वाला पर्सन अलग है। ठीक है, दोनों चीज़ों को जो है वो अलग अलग हम याद रखेंगे। तो एक ब्लू वाटर पॉलिसी सुनी होगी आपने। तो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाने वाले जो पहले गवर्नर थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा थे। ये एक पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था। और ये क्या था? तो पहला गवर्नर था जो कि पुर्तगाली बना था। वास्तविक संस्थापक कौन है? तो अल्बर्क जो है। कौन? अल्बर्क जो है इसने क्या किया था कि गोवा पर अधिकार कर लिया था। किस पर? गोवा पर अल्बर्क ने अधिकार कर लिया था। ये भी एक कौन था? तो पुर्तगाली ही था। ठीक है, गोवा की राजधानी बनाने वाला कौन था? तो नीनो डी कुन्हा, जो कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली कौन था? तो नीनो डी कुन्हा था। पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने कहाँ पर डाली? तो ये 1503 में कोच्चि में डाली। कहाँ पर? कोच्चि में 1503 में पहली अपनी फैक्ट्री जो है वो इसने डाली। अब आते हैं एपिसोड नंबर 8 पर। और ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको ध्यान से आराम से हम इसको पढ़ेंगे कि वैदिक काल में किस नदी को बितास्ता कहा जाता था? आपने सुना होगा बितास्ता। तो बितास्ता किसको कहा जाता था? तो झेलम नदी को बितास्ता कहा जाता था। किसको? झेलम नदी को बितास्ता कहा जाता था। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखो सिंधु नदी की ही सहायक नदी जो है वो झेलम है और झेलम को ही बितास्ता कहा जाता है। ठीक है, झेलम, चिनाव, ब्यास, रावी, सतलज। देखो सतलज एक ऐसी है जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है। ठीक है, तो भारत में उद्गम किसका नहीं हुआ है? इसमें सतलज नदी का नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अभी एसएससी सीपीओ में भी शायद ये क्वेश्चन आया था एक शिफ्ट में। तो सहायक नदी कौन कौन सी है? झेल लो, चना को, रबी से कह रही कि लाज बचानी है या नहीं, यानी कि बचाने से क्या है? ब्यास, लाज से क्या है? सतलज, रबी से कह रही है झेल लो। ठीक है, तो ये सभी किसकी हैं? नदी सहायक नदी सिंधु की। और झेलम नदी को ही क्या कहा जाता है? तो बितास्ता कहा जाता है, पुराना नाम है इसका। इस पर 2 परियोजनाएं हैं। किस पर? झेलम नदी पर। एक तो उरी परियोजना है और दूसरी है तुलवुल परियोजना। कौन सी? उरी परियोजना और तुलवुल परियोजना है, ये झेलम नदी पर स्थित है। बितास्ता या फिर झेलम का युद्ध किसको कहते हैं? तो बितास्ता का जो युद्ध है वो 326 ईस्वी में सिकंदर और पोरस के बीच में होता है। कब? 326 में सिकंदर और पोरस के बीच में बितास्ता का युद्ध होता है। ठीक है, चिनाव नदी के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि चिनाव नदी पर कौन कौन से बांध स्थित हैं। सबसे पहले इसका पुराना नाम जो है वो है अस्किनी। क्या है? अस्किनी इसका पुराना नाम है। ये 2 नदियों से बनती है, एक तो चंद्र, दूसरी भागा, इसीलिए इसका नाम चिनाव है। क्या है? चिनाव। चिनाव नदी है, ये 2 नदियों से बनती है, चंद्र और भागा। इसका पुराना नाम क्या है? तो अस्किनी है। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
किसकी? सिंधु नदी की। अभी बताया चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, ये सभी किसकी हैं? सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है सिंधु नदी की, वो चिनाब ही है। इस पर कौन सा बांध है? तो सलाल बांध जो है, सलाल बांध परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर ही स्थित है। रावी की बात कर लेते हैं कि रावी नदी का पुराना नाम क्या है? तो परुष्णी जो है, कौन सा? परुष्णी जो है वो रावी नदी का पुराना नाम है। हड़प्पा इसी के तट पर स्थित है। कौन सा? रावी नदी जो है वो हड़प्पा इसी नदी के तट पर स्थित है। ब्यास नदी की बात कर लेते हैं। पुराना नाम क्या है ब्यास नदी का? तो ब्यास नदी का जो पुराना नाम है वो है बिपाशा। अरे बिपाशा बासु नहीं भैया, ब्यास नदी, बिपाशा नाम है सिर्फ। क्या है? बिपाशा इसका पुराना नाम है। इस पर कौन सा बांध है? तो हिमाचल प्रदेश में एक बांध है, पौंग डैम। आपने सुना होगा। पौंग डैम कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और ये किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पर स्थित है। और ब्यास नदी को ही क्या कहते हैं? बिपाशा कहते हैं। क्या? बिपाशा, जो कि सतलज नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, किसकी? सतलज नदी की एक सहायक नदी है ये। और सतलज जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो वो है झेलम या फिर बितास्ता की। सॉरी, बितास्ता या फिर झेलम जो है वो सिंधु नदी की है। किसकी है? सिंधु नदी की है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है? तो आपातकाल का जो संबंधित है वो भाग 17 से है। किससे है? भाग 17 से आपातकाल शुरू होता है, जिसका आर्टिकल 343 से 357 है। कहाँ तक है? 343 से 357। आपातकाल से संबंधित नहीं है ये। ठीक है, आपातकाल के बारे में अभी नीचे आते हैं कि आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, 352, 356, 360 के बारे में। लेकिन भाग 17 में क्या है? एक एक पहले भाग 17 की बात कर लेते हैं कि भाग 17 343 जो कि किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। किससे? राजभाषा से ये संबंधित है। 343 से लेकर 357। कौन? 343 से लेकर 357 राजभाषा का इसमें उल्लेख है। 344 में क्या है? तो 344 में है कि राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग बनाएगा। कौन सा? एक राजभाषा आयोग बनाएगा। अब तक एक बार बीजी खेरे के द्वारा ये आयोग है ये बनाया गया। अब तक जो एक बार आयोग है वो बनाएगा। और भाषा से संबंधित जो राजभाषा आयोग है ये बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है, जो कि आर्टिकल 344 में स्थित है। भाग 20 में क्या है? तो भाग 20 में है क्या? आर्टिकल 368। क्या है? आर्टिकल 368, यानी कि संविधान संशोधन का जो उल्लेख है वो भाग 20 में है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ये ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भाग 18 आ जाता है। अब आ जाती है अपने आपातकाल की बात। बताया था अभी 352, 56 और 60, इन तीनों के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो भाग 18 कौन सा? भाग 18 जो है ये है किससे? आपातकाल उपबंध से। ठीक है, तो आर्टिकल 352 से 360 जो है भाग 18 में ये आर्टिकल आते हैं। पहला है 352 जिसको हम राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति शासन 356 जिसका आर्टिकल और वित्तीय आपातकाल 360। कौन सा? वित्तीय आपातकाल 360। और 3 प्रकार के जो आपातकाल हैं वो लगाए जाते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भाग 4 के ए में क्या है? तो भाग 4 के ए में पहले तो भाग मौलिक कर्तव्यों को जो वर्णन है, किसका? मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन है वो भाग 4 के ए में है। किसमें है? भाग 4 के ए में है, जिसका आर्टिकल कहाँ से है? तो अगर ए में ये है तो ये मतलब जोड़ा गया होगा। तो ये किस में जोड़ा गया है? आर्टिकल 35 ए में ये जोड़ा गया है। किसमें? आर्टिकल 35 नहीं, 51 में। किसमें? 51 में। और भाग 4 का आर्टिकल कितना है? तो भाग जो 4 है उसमें है 35 से लेकर 51 तक। कहाँ तक? 35 से लेकर 51 तक। और मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं तो कहाँ से है? 12 से लेकर 35 जो है वो अपने मौलिक अधिकार आते हैं। ठीक है, और इसके बाद में ये किसमें? ये 4 भाग, ये भाग 4 में है, ये भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में है। ठीक है,
मौलिक अधिकार जो है वो। राजमन्नार आयोग, पुट्टी आयोग, सरकारिया आयोग, इनका संबंध किससे है? तो राजमन्नार, पुट्टी और सरकारिया ये केंद्र और राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, किससे है? केंद्र और राज्य से ये संबंधित हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा की गई। किसके? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा की गई थी। फीफा की बात अभी हम कर चुके हैं, जिसकी स्थापना 1904 में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुई थी। कहाँ पर? 1904 में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना होती है फीफा की। अब बात कर लेते हैं कि फीफा में कितने प्रकार के, देखो एक तो पुरुष फीफा होता है, दूसरा महिला फीफा होती है। पुरुष फीफा के बारे में सबसे पहले पूरी जानकारी लेते हैं। देखो 2022 में पुरुष फीफा जो हुआ था ये कतर दोहा में आयोजित हुआ था। किसमें? 2022 में कतर कहाँ पर है? तो दोहा में स्थित है। यहीं पे फीफा 2022 हुआ था पुरुष वाला। इसमें विजेता कौन था? तो अर्जेंटीना जो है वो विजेता होता है और उपविजेता कौन रहता है? इसमें फ्रांस जो है वो उपविजेता रहता है। 2026 में फीफा कहाँ होगा? तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में ये आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में फीफा 2026 मेल आयोजित किया जाएगा। महिलाओं की बात कर लेते हैं तो देखो महिलाओं में जो पहली बार फीफा है वो 1991 में चीन में हुए थे। कहाँ पर? 1991 में चीन में हुए थे। और तब विजेता कौन रहा था? तो तब विजेता शुरुआत में यूएसए रहा था। कौन? यूएसए रहा था। और 2023 में कौन? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अभी क्वेश्चन तो यही था ना कि 2023 में महिलाओं की का आयोजन किसने किया है? तो 2023 में कहाँ आयोजन हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में हुआ है। जिसका विजेता कौन है? तो विजेता तो देखो स्पेन है और उपविजेता कौन है? तो उपविजेता इंग्लैंड रहा है। ठीक है, और 2027 में कब होंगे? देखो पुरुष थोड़ा पहले हो जाते हैं, उसके बाद में महिलाओं वाले होते हैं। ठीक है, तो अगर पुरुष वाले 26 में होंगे तो महिलाओं वाले फीफा वर्ल्ड कप कब होंगे? तो 27 में होंगे। तो 27 में कहाँ पर होंगे? पुरुष वाले यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा में होंगे। और ये वाले कहाँ होंगे 2027 के महिलाओं वाले? तो ब्राज़ील में होंगे। कहाँ पर? ब्राज़ील में होंगे। T20 वर्ल्ड कप 2023 की बात कर लेते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप जो है इसका आयोजन वेस्ट इंडीज और यूएसए में हुआ है। कहाँ पर? वेस्ट इंडीज और यूएसए में इसका आयोजन है T20 वर्ल्ड कप का किया गया है। विजेता इसमें कौन रहा है? तो विजेता जो है वो T20 वर्ल्ड कप में भारत रहा है। कौन रहा है? भारत रहा है। और उपविजेता कौन? तो दक्षिण अफ्रीका जो है इसमें उपविजेता रहा है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना गया है? तो प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो विराट कोहली को चुना गया है। किसको? विराट कोहली को। मैन ऑफ द सीरीज किसको चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। किसको? जसप्रीत बुमराह को। फाइनल कहाँ खेला गया है? तो फाइनल जो है वो बारबाडोस वेस्ट इंडीज में खेला गया। कहाँ पर? वेस्ट इंडीज में ये खेला गया, बारबाडोस में। बारबाडोस किसका शहर है? तो वेस्ट इंडीज का ये शहर है। विजयनगर राज्य की स्थापना अभी आपको बताया कि हरियर और बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, जो कि एक संगम वंश के थे। कब के थे? संगम वंश के थे, जिसकी स्थापना 1336 में होती है। कब? 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जो कि संगम वंश थे और जिनकी राजधानी कहाँ बनाई गई? हम्पी इनकी एक राजधानी बनाई गई। कहाँ पर? हम्पी उन्होंने अपनी राजधानी जो है वो बनाई थी। ठीक है, तुलुप वंश की बात कर लेते हैं। तो महान शासक कृष्णदेवराय, कौन? महान शासक कृष्णदेवराय किस वंश से थे? तो तुलुप वंश से थे। अष्टदिग्गज इन्हीं के दरबार में थे। अष्टदिग्गज जो थे वो इन्हीं के तुलुप वंश के दरबार में थे। आयुक्ता मात्यांत तेलुगु भाषा में लिखा गया। आयुक्ता मात्यांत जो है वो तेलुगु भाषा में तुलुप वंश में ही लिखा गया था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? अभी एसएससी सीपी में पूछेगा और बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग है। कौन है? दंती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं। देवराय फर्स्ट का दरबार में कौन यात्री आया? तो देवराय प्रथम का जो दरबारी है निकोलो कोटी जो है वो इटली से आया था। देवराय जो कि कौन था? यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य का ये जो एक शासक था बहुत प्रसिद्ध, देवराय वन। ठीक है, ये निकोलो कोटी जो है वो इसके शासनकाल में ही आता है। और कहाँ से आता है? तो इटली से आता है। कौन सा मिलान राशि व मात्रक? अब आ जाते हैं किसके बारे में? राशि और मात्रक के बारे में। ठीक है, तो आरपीएफ वाले इन चीज़ों को, साइंस को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे।
देखो कार्य के बारे में पहले जान लेते हैं कि कार्य व ऊर्जा का जो मात्रक है, कार्य व ऊर्जा को जो मात्रक है वो क्या है, वो है जूल। कौन है, जूल। कार्य का CGS मात्रक क्या है, तो कार्य का जो CGS मात्रक है वो क्या है, अर्ग। क्या है, अर्ग। 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होते हैं। कितने होते हैं, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होते हैं। कार्य यानी कि जिसका मात्रक जूल है, किसका, कार्य का। कार्य बराबर होता क्या है, यानी कि W बराबर FS तो आपने सुना होगा, लेकिन W क्या होता है, वर्क, F क्या होता है, फोर्स, ठीक है, और विस्थापन यानी कि स्टेबिलिटी। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। और मल्टीप्लाई में cos थीटा भी होता है, जो कि cos थीटा क्या होता है, एक कोण होता है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और विस्थापन का जो मात्रक है वो क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। और कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। तो कार्य का जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन मीटर जो है वो कार्य का मात्रक होता है। वैसे तो कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है, और वैसे अगर पूछे तो न्यूटन मीटर इसका होता है, ठीक है। कार्य की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसको कहते हैं, कार्य की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जिसका मात्रक क्या होता है, चाहे कार्य बोल दें फिर ऊर्जा बोल दें, उसका मात्रक होता है जूल। जबकि कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, यानी कि P बराबर W/T। यानी कि पावर बोलते हैं किसको, शक्ति को, और वर्क बोलते हैं किसको, कार्य को, ठीक है। और टाइम किसको बोलते हैं, तो दर को बोलते हैं। दबाव की बात कर लेते हैं, तो दबाव का जो मात्रक है वो पास्कल होता है। क्या होता है, दबाव का मात्रक पास्कल होता है। दूरी का मात्रक क्या है, तो दूरी का मात्रक जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं उसका मात्रक होता है मीटर। और अगर आयतन की बात आ जाती है तो इसको हम मीटर क्यूब कहते हैं, किसको, आयतन का। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। कौन सा होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो पारसेक होता है। 1 पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष लगभग होता है, 3.04 प्रकाश वर्ष जो है वो 1 पारसेक बराबर होता है। बल की बात कर लेते हैं, तो बल का मात्रक जो है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। जबकि CGS में क्या कहते हैं, डायन। अगर आपके पास बल है और डायन अगर आपकी ज़िंदगी में आ गई तो चाहे तुम ऐसा ही बने रहो चाहे कछू बने रहो, ठीक है, तो फिर न्यूटन के लॉ सबरे लगने ही है, ठीक है। तो बल का SI में मात्रक जो है वो न्यूटन होता है, और CGS में बल का मात्रक क्या है, डायन। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डायन होता है। क्या, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵ डायन होता है। बल यानी कि फोर्स, जिसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और द्रव्यमान यानी कि मास, जिसका मात्रक किलोग्राम होता है। त्वरण यानी कि एटोमास, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे अगर बल का पूछा जाए तो वैसे तो न्यूटन होता है फोर्स, ठीक है, और अगर वैसे मात्रक पूछा जाए तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गंगा के मैदान में बाढ़ द्वारा जमा किया गया नया जलोढ़ कौन सा है, तो गंगा के द्वारा मैदान में जमा किया गया नया जलोढ़ जो है वो काली मिट्टी को कहते हैं। किसको, काली मिट्टी को कहते हैं, जिसे दक्षिण में रेगुर कहा जाता है। काली मिट्टी को हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं। कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग होती है जो काली मिट्टी होती है। देखो स्वतः जुताई वाली मृदा है ये अपने आप को ही जुताई कर लेती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती कि बार बार उस मिट्टी को खोदा जाए। इसमें कपास के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है काली मिट्टी, जिसको हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काला रंग किसके कारण होता है मिट्टी का, तो इसमें एक होता है टिटेनीफेरस। कौन सा, टिटेनीफेरस नामक इसमें होता है, जिसके कारण इसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है, किसका, मिट्टी का, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान के अपरदन से बनती है। किसके अपरदन से बनती है, तो बेसाल्ट की जो चट्टानें होती हैं इसके अपरदन से काली मिट्टी जो है वो बनती है। वैसे बेसाल्ट की चट्टानें जो है वो टिटेनोफेरस की ही बनी होती हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी की बात कर लेते हैं, तो भारत में सर्वाधिक जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, जो कि जिसका कि भाग है कितना, 43% जो है वो इसका भाग पाया जाता है। कितना, 43%। देखो पुरानी जो है इसको बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। लेकिन रेंगुर किसको कहते हैं, तो रेगुर जो है वो काली मिट्टी को कहते हैं, और जलोढ़ को तो बांगर कहते हैं।
नवीन की बात कर लेते हैं तो गंगा के मैदान में बाढ़ द्वारा जो जमा होती है, गंगा के मैदान में बाढ़ द्वारा जो जमा होती है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। इसे हम खादर भी कहते हैं। तो खादर तथा बांगर हम किसको कहते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी को ही कहते हैं। खादर तथा बांगर तथा खादर जो है वो हम किसको कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी को ही कहते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वो कौन सी है? तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। नदी के क्रम की बात कर लेते हैं तो देखो, पहले भावर, फिर तराई, फिर बांगर, उसके बाद में खादर, उसके बाद में क्या? डेल्टा। क्या बनाती है ये? डेल्टा बनाती है। तराई भूमि की बात कर लेते हैं तो तराई, जहाँ तराई, मान लो घर में तराई करते हो तो फिर उसके चारों ओर कैसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है? दलदल टाइप का। कैसा? दलदल टाइप का, यानी कि वेट लैंड। कैसा? वेट लैंड, यानी कि दलदली भूमि। दलदली को क्या कहते हैं? वेट, और भूमि क्या कहते हैं? लैंड। तो तराई भूमि जो है वो कैसी हो जाती है? दलदली भूमि कहते हैं उसको, तराई भूमि जो होती है। भावर की बात कर लेते हैं तो नदी दिखाई ही नहीं देती, बड़े बड़े पत्थरों से छिप जाती है। देखो आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारी नदियां जो है उनके बीच में बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, लेकिन नदी उसमें बहती रहती है। ठीक है, चारों कहीं बीच में, कहीं इधर कहीं उधर, लेकिन वो जो नदी है वो छिपी होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? भावर नदी कहते हैं। ठीक है, ICAR के अनुसार मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? कितने प्रकार की पाई जाती है? तो 8 प्रकार की मिट्टी जो है वो ICAR के द्वारा के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टी जो है वो होती है। हैलोजन तत्व का संबंध किस समूह से है? तो देखो मेंडलीव आवर्त सारणी के बारे में हम पहले आपको बता चुके, जिसमें 18 समूह और 7 आवर्त हैं। कुल तत्वों की संख्या जो है वो 118 है। ठीक है, हाँ, अब आ जाता है कि मेंडलीव आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित कुल 63 तत्व हैं। देखो इसमें परमाणु भार के आधार पर, तो परमाणु भार के आधार पर 63 तत्व हैं। और मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात हो रही है। एक मेंडलीव की आवर्त सारणी है और एक है आधुनिक आवर्त सारणी। 2 प्रकार की आवर्त सारणियां हैं। एक है मेंडलीव आवर्त सारणी जिसमें 63 तत्व हैं। कितने? परमाणु भार पर कुल 63 तत्व हैं। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, जिसमें 18 समूह और 7 वर्ग हैं। 18 समूह 7 आवर्त हैं। क्या है? 7 आवर्त हैं। और कुल तत्व कितने हैं? 118 हैं। 18 वर्ग में अंतिम जो लास्ट वाली जो लाइन है, लास्ट में जो लाइन है जिसको हम अक्रिय गैस के रूप में जानते हैं कि है नहीं आर्गन क्रिप्टन एक्स रन, है नहीं आर्गन क्रिप्टन एक्स रन, क्या नहीं है? एक्स रन नहीं है, यानी कि इसको हम शून्य ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य ग्रुप कहते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ये अक्रिय गैसें होती हैं। क्या कहते हैं इनको? अक्रिय गैसें जो है इनको कहा जाता है। ठीक है, इनको नोबेल गैस भी कहते हैं। क्या? आदर्श और नोबेल गैस भी कहते हैं और अक्रिय गैस भी कहते हैं। किनको? हेनी, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सन। सब आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में जब आप जाएंगे तो लास्ट में जो राइट साइड पे आपको एक लाइन मिलेगी इसकी। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो 118 तत्व हैं, जिसमें 18 आवर्त और 18 समूह और 7 आवर्त है। ठीक है, और मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्व हैं। ठीक है, 17वें वर्ग की बात कर लेते हैं तो इसको हैलोजन तत्व कहते हैं। 17वें वर्ग जो है इसको क्या कहते हैं? हैलोजन तत्व कहते हैं। फिर कल बरे आए एटा में, ये जो वाली लाइन है, फिर कल बरे आए एटा में, तो ये सबसे अधिक क्रियाशीलता है। अभिक्रियाशीलता कौन सी है? फिर कल बरे, बरे में तो क्रियाशीलता वैसे ही हो जाएगी, तो फिर कल बरे आई एटा में। ठीक है, 16वां जो वर्ग है इसे चालकोजन समूह कहते हैं। देखो 17वां वर्ग इसके 18वें वर्ग के तुरंत पहले ही है। और 18वां वर्ग कौन सा है? तो हेनी, आर्गन, क्रिप्टन, एक्स रन। और 17वां वर्ग कौन सा है? तो फिर कल बरे आई एटा में। 16वां वर्ग कौन सा है? तो चालकोजन समूह जो है वो 16वां वर्ग है। कौन सा है? चालकोजन समूह जो है उसको हम चालकोजन समूह 16वां वर्ग कहते हैं। नाइट्रोजन फैमिली किसको कहते हैं? तो नाइट्रोजन फैमिली जो है वो 15वें वर्ग को कहते हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पहले तो भाग देख लेते हैं। देखो भाग 1 में क्या है? भाग 1 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, जिसका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता का वर्णन। किसका है? नागरिकता का वर्णन है, जिसका आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जिसका आर्टिकल
भाग 12 से लेकर 35 तक है। भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में है डीपीएसपी। क्या है, डीपीएसपी है। नीति निर्देशक तत्व जो है 35 से लेकर 51 तक हैं। भाग 4 के काम में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के काम है, जिसका आर्टिकल 51A है। क्या है, 51A है। अंतिम पावर जो है भाग 1, 2 और 3 में, ये किसके पास होती है, तो भाग 3 हो, 2 हो या फिर 1 हो, इसमें अंतिम पावर जो है वो संसद के पास में होती है। किसके पास में होती है, संसद के पास में होती है, जिसका आर्टिकल कितना है, 35 में ये लिखा है भाग 1, 2 और 3। इसमें अगर कुछ भी बदलाव करना हो, कुछ भी चेंजमेंट करना हो, तो किसके पास पावर है, तो संसद के पास में इसकी पावर है। आर्टिकल 35 जो है भाग 3 में आता है। अंतिम पावर इसमें संसद के पास में ही है, जो कि भाग 35 किससे संबंधित है, तो भाग 35 जो है वो अपने मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो अधिकार जो है अगर कोई हनन करता है तो हम संसद के पास में भाग 35 जो है अगर मौलिक अधिकारों में कुछ जोड़ना या घटाना हो तो संसद है जो जोड़ या घटा सकती है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन जो है वो नहीं कर सकती है। ठीक है, अभी आपको बताया एक केस आया था। ठीक है, आप बता देंगे कि केस वो कौन सा वाला था। आर्टिकल 37 क्या है, तो अभी बताया कि 35 से लेकर 51 तक, यानी कि डीपीएसपी का वर्णन 51 से भाग 4 में ये वर्णन है डीपीएसपी का। तो भाग 37 में क्या है कि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। ठीक है, डीपीएसपी जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। आर्टिकल 38 की बात कर लें कि लोक कल्याण राज्य की स्थापना जो है वो आर्टिकल 38 में ये होती है। आर्टिकल 33 की बात कर लेते हैं तो सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस बलों आदि के मूल अधिकारों को संसद को निर्धारित या निराकृत करने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 33 में है। किस दर का भुगतान करने का दायित्व और वास्तविक भार दो अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। तो किस दर का भुगतान करने का दायित्व जो है और वास्तविक भार जो है वो 2 अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। तो देखो, एक तो वस्तु एवं सेवा कर जो है वो अलग अलग इनका दायित्व और वास्तविक भार जो है वो होता है। कर की बात कर लेते हैं। कर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। देखो, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जैसे कि आपने सीधा जो सरकार है वो अपन से लेती है। जैसे कि अगर हम कोई भी ज़मीन वगैरह खरीदते हैं तो उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, जिस पर लगेगा वही भुगतेगा, जिस पर लगेगा वही भुगतेगा। जैसे कि निगम कर है, आयकर है, ठीक है, इनकम टैक्स जो है, ठीक है, जैसे हम सैलरी पाते हैं तो उसमें भी हमें टैक्स भरना पड़ता है। पूंजी लाभ कर है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में क्या आता है कि सरकार हमसे घुमा फिरा कर टैक्स जो है वो लेती है, लगे किसी पर लेकिन भुगते कोई और। जैसे मान लो कोई कंपनी है, प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही है, ठीक है, लेकिन लगा तो उस पर है, लेकिन भुगतान किसको करना पड़ता है, अपन को करना पड़ता है, क्योंकि वो तो उसी में ऐड करके देते हैं अपन को कि अगर चिप्स का पैकेट है उस पर अगर जितनी जीएसटी लगी है तो वो अपन को भरनी है। ठीक है, देखो लगता तो कंपनी पर है, बहुत तो भरना किसको पड़ता है, अपन पर। लेकिन अगर कोई ज़मीन अपन खरीदते हैं तो वो डायरेक्ट अपन को सरकार को देना पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष कर हो जाता है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर आपको समझा चुके हैं। आप हमें बताएंगे, वैसे तो अपने इंडिया में किताबों, पढ़ाई, इन सभी पर भी टैक्स है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर सरकार ने कर नहीं लगाया है, यानी कि उसके लिए टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, आपको रोज़ शाम को वो चीज़ पीते हुए हर व्यक्ति मिल जाएगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे कोई भी हो। अब आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात करते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है, यानी कि जीएसटी जो है वो उस पर नहीं लगता है। ठीक है, जीएसटी क्या है, जीएसटी के बारे में जान लेते हैं कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है। किस पर, समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है। जीएसटी 3 प्रकार से लगाया जाता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। 3 प्रकार के होते हैं, सीएसआई, जीएसटी। ठीक है, इसके जीएसटी का जो संविधान संशोधन हुआ था वो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1 जुलाई 2017 को किया जाता है।
जीएसटी की जो स्थापना है वो 1 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना हो जाती है। लेकिन किस आर्टिकल के तहत? 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किया गया था जीएसटी के लिए। और कौन सी समिति जो है वो जीएसटी के लिए सिफारिश लाती है? तो विजय केलकर समिति जो है, इसकी सिफारिश पर जो जीएसटी है वो लागू की जाती है। पहला लागू करने वाला राज्य जो है जीएसटी को वो है सिक्किम नहीं, सॉरी, असम है। कौन है? असम है। शायद हमने पहले एक वीडियो में किसी में गलती से शायद सिक्किम बोल गया, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेंगे, उसको क्या कर लेंगे हम, असम कर लेंगे। जल्दी जल्दी में चीज़ें जो हैं वो कभी कभी गलत निकल जाती हैं। तो देखो, जीएसटी लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है? तो असम है। जीएसटी ली कहाँ से गई है अपने भारत में? तो ये कनाडा के संविधान से ली गई है। ये चीज़ लिखी है इसमें? नहीं लिखी है, ठीक है। तो जीएसटी का जो संविधान जीएसटी जो है वो अपने भारत में कहाँ से आई? तो कनाडा से आई है, ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले किस देश ने जीएसटी लागू की थी? तो फ्रांस ने लागू की थी। किसने? फ्रांस ने लागू की थी। और भारत में पहला राज्य कौन सा है? तो असम है भारत में पहला राज्य जिसने जीएसटी लागू की थी। जीएसटी का उल्लेख किस में है? तो जीएसटी का उल्लेख जो है वो 246 के ए में है। किस में है? 246 के ए में ये है। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किस में है? तो देखो, जीएसटी का उल्लेख 246 ए में है, लेकिन जीएसटी काउंसिल का उल्लेख जो है वो 279 ए में है। 246 ए में जीएसटी है और जीएसटी की काउंसिल 279 ए में है। जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री जो होते हैं वो जीएसटी के अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? वित्त मंत्री जो होते हैं वो जीएसटी के अध्यक्ष होते हैं। इसमें 5 प्रकार की दर लगाई जाती हैं और जीएसटी 3 प्रकार की होती हैं, सीएसआई और जीएसटी, ठीक है। सबसे पहले जो है आप 0% लगा सकते हैं, 5% लगा सकते हैं, 12% लगा सकते हैं, 18% लगा सकते हैं और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा लगा सकते हैं आप वो 28% मैक्सिमम जीएसटी जो है वो किसी भी प्रोडक्ट पर लगा सकते हैं, ठीक है। सरकार निर्धारित करती है कि आपको किस प्रोडक्ट पर कितनी जीएसटी लगानी चाहिए। तो कितने प्रकार की जीएसटी लगाई जाती है? तो 3 प्रकार की जीएसटी, सॉरी 5 प्रकार की जीएसटी लगाई जाती हैं और 3 प्रकार की जीएसटी होती है, ठीक है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। 0, 5, 12, 18, 28। 0, 5, 12, 18, 28 ये याद रखेंगे, ठीक है। जीएसटी जो है वो अपीलीय प्राधिकरण संजय कुमार मिश्र हैं। जीएसटी को जो अपीलीय प्राधिकरण है वो कौन है? तो संजय कुमार मिश्र है। जीएसटी कलेक्शन में पहले स्थान पर कौन है? तो जीएसटी कलेक्शन में पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। यानी कि जीएसटी को जो कलेक्ट करता है वो पहले स्थान पर कौन है? तो महाराष्ट्र है। पहली बार राइबोसोम की खोज करने वाला कौन था? तो पहली बार राइबोसोम की जो खोज है वो किसने की थी? तो जॉर्ज ई प्लाडो ने की थी। किसने? जॉर्ज ई प्लाडे ने पहली बार राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम सबसे छोटी कोशिकांक है जिसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, जो कि सबसे छोटी कोशिकांक है। अतः प्रदीपी जलिका जिसके ऊपर राइबोसोम है इसे क्या कहते हैं? तो खुरदरी अंतः प्रदीपी जलिका कहते हैं। रफ इरा भी इसको कहते हैं। राइबोसोम के बारे में और जान लेते हैं कि इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये पाया जाता है। कौन? ये जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी ये पाया जाता है, ठीक है। ये केंद्रक युक्त होता है। यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो केंद्रक युक्त होती है। और केंद्रक विहीन कौन होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो केंद्रक विहीन होती है। ये जीवाणु में होती है और ये मनुष्य में होती है। प्रोकैरियोटिक जो है वो जीवाणुओं में होती है और यूकैरियोटिक जो है वो मनुष्यों में होती है, ठीक है। केंद्रक की खोज किसने की है? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है। इंसुलिन की बात कर लेते हैं तो फ्रेडरिक वेंटिक एवं वीस्ट की खोज जो है वो इंसुलिन ने की है। किसकी? सॉरी, इंसुलिन की खोज किसने की है? तो फ्रेडरिक वेंटिक एवं वीस्ट ने इसकी खोज की है, ठीक है। किसकी? इंसुलिन की। यह हार्मोन अग्नाशय के बीटा कोशिका से लिया जाता है। यह जो हार्मोन है इंसुलिन, ये अग्नाशय के बीटा कोशिका से लिया जाता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा होता है? मधुमेह रोग जो है वो होता है।
देखो जो मधुमेह रोग है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला तो है डायबिटीज मेलिरस और दूसरा है डायबिटीज इंडिपिडस। कौन सी? इंसिडिपस। ये बार बार यानी कि डायबिटीज़ कहते हैं ना, डायबिटीज़ की कमी होगी। जब कोई व्यक्ति बार बार बाथरूम करने जाता है तो डायबिटीज इंसिडिपस इसको कमी की हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें एडीएच कंट्रोल करता है। क्या करता है? इसे जो एडीएच है वो कंट्रोल करता है। लेकिन डायबिटीज मेलिरस जो है ये क्यों होता है? ये मधुमेह रोग के कारण हो जाता है। माइक्रोकोंड्रिया की बात कर लेते हैं। तो माइक्रोकोंड्रिया के खोजकर्ता कौन है? तो कोलिकर जो है, कौन? कोलिकर जो है वो माइक्रोकोंड्रिया के खोजकर्ता हैं। माइक्रोकोंड्रिया को ही कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोकोंड्रिया का कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा या फिर एटीपी होती है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी होती है। शब्द बात कर लेते हैं माइक्रोकोंड्रिया की शब्द की। तो कार्ल बेंडा जो है वो जो शब्द जो है माइक्रोकोंड्रिया जो शब्द है वो किसने दिया है? तो कार्ल बेंडा ने दिया है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल @रैपिड स्टडी बिना स्पेस के आप लगाएंगे रैपिड स्टडी 1 करके लास्ट में। जैसे ये 1 करेंगे तो आपको हमारा चैनल जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड एक शेयर तो बनता है। और जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और हम आगे शुरू करने वाले हैं कुछ ही दिनों में सामान्य हिंदी की, जो कि RW की जो जितने भी इम्पोर्टेंट PYQ हैं उनकी बुक से। तो बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, तो देखना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।